हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। डेली एक ही बात कहती हूँ, आई होप आप लोग बोर नहीं होते हो, बिकॉज आई ऑलवेज विश कि आप लोग खुश रहो, अच्छे से आपकी पढ़ाई हो और एक दिन आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। और जो इंसान, जो व्यक्ति कठिनाइयों में, ठीक है, मुसीबत में परिश्रम करता है और परिश्रम करना नहीं छोड़ता, वही इंसान एक दिन सफलता को पाता है। और जब भी आप मुसीबत में, हार्डशिप में आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे ना, या उनसे जितना लड़ोगे, तो लड़ते लड़ते ना आप में एक अलग सा ही आत्मविश्वास आ जाएगा और वो आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर ज़रूर लेके जाएगा। तो कभी भी किसी प्रॉब्लम से, किसी भी कठिनाई से घबराना नहीं होता, ठीक है। जस्ट टू बूस्ट योर सेल्फ, आप रोज़ यही कहेंगे अपने आप से कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, राइट। तो चलो इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। देखो कई बार क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस जैसे थीम है या कई बार थीम लेट आती है, ठीक। तो हम रीसेंट तो लेते ही हैं, 4 तारीख के क्वेश्चंस तो लेंगे ही, साथ के साथ अगर कोई थीम पहले नहीं आई बट अब आ गई, ठीक है, तो वो थीम भी हम लेंगे। जैसे पहला ही हमारा क्वेश्चन है कि थीम पूछ रहा है वर्ल्ड मैरीटाइम डे की, ठीक है। तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे की थीम क्या है? अच्छा, वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 सितंबर को, ठीक है। तो ये मत समझना कि पुराने क्वेश्चन है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। थीम कई बार लेट अपडेट होती है, तो इसी वजह से क्वेश्चन पर जितने भी इम्पोर्टेंट हैं हर क्वेश्चन मैं कवर करती हूँ, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन आज लेके आई हूँ। तो थीम, अच्छा, डे मनाया जाता है 28 सितंबर को। क्या 28 सितंबर को ही मनाया जाता है? नहीं, इस बार 28 सितंबर को पड़ा है ये दिन, क्योंकि जो सितंबर मंथ होता है ना, उसके लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यहाँ पे लिख देते हैं, लास्ट थर्सडे, ठीक है। थर्सडे को हिंदी में आप गुरुवार भी कहते हैं, कुछ लोग बृहस्पतिवार भी कहते हैं। तो लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर मंथ, ठीक है, सितंबर मंथ के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। और इस बार जो लास्ट थर्सडे पड़ा था वो पड़ा था 28 सितंबर को। ये डे बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है। तो यू कैन से दिस डे इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ IMO। इसकी थीम जो आंसर है वो है मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज़ ऑन, ठीक है। थीम याद रखना, थीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर IMO के इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये है 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। नहीं, हाँ, ठीक है। और इसका जो लाइक हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इसका है लंदन UK में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, इसको थोड़ा और ढंग से लिख देते हैं। तो हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है लंदन UK में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। तो इतनी बात आई होप समझ आई होगी इस क्वेश्चन से। थीम पूछी थी, थीम बता दी, मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज़ ऑन, ठीक। इंटरनेशनल मैरीटाइम जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इस डे को बेसिकली ऑर्गेनाइज करती है। किस डे को? वर्ल्ड मैरीटाइम डे को। इस बार कब पड़ा? इस बार 28 तारीख को पड़ा, लास्ट थर्सडे को पड़ता है सितंबर के, ठीक है। UK लंदन में IMO का हेडक्वार्टर है। इतनी बात आई होप समझ में आई हो सबको, ठीक है। वही सेम चीज़ बेसिकली लिखी है। और बेसिकली ये डे मनाया क्यों जाता है? ताकि जो मराइन, जो पानी से रिलेटेड जैसे चीज़ें हैं, जैसे शिप हो गई, ठीक है, उनकी सेफ्टी इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे बेसिकली ये जो मार्पोल है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशंस फ्रॉम शिप्स, ठीक है, दिस इज़ मार्पोल। ये कवर करता है प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, किसका? मैरीटाइम एनवायरनमेंट का, ठीक है, बाय शिप्स और फ्रॉम ऑपरेशनल्स, या फिर किसी भी एक्सीडेंट, जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं
उन सबको भी, ठीक है। बेसिकली सेफ्टी और सिक्योरिटी मैरिटाइम एनवायरनमेंट की इंश्योर करने में दिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स, और इस डे को मनाने का मोटिव यही है ताकि अवेयरनेस फैले, ठीक है, एंड सिक्योर्ड रहे मैरिटाइम एनवायरनमेंट, ठीक है, मराइन एनवायरनमेंट, राइट, समझ में आया। इसके अलावा जो भी बात लिखी है या नहीं भी लिखी मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी बता दी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस साल में जो MS स्वामीनाथन है, अभी कुछ दिन पहले ही इनका निधन हुआ है, तो MS स्वामीनाथन जो हैं उनको किस साल में फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन है, उन्हें पद्म विभूषण, क्वेश्चन किस पे है, पद्म विभूषण है कि पद्म विभूषण किस साल में मिला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन लाने का मतलब यही है कि न्यूज़ तो मैं वैसे ही कवर करवा चुकी होंगी, राइट। अब ये स्टैटिक फॉर्म में पूछने का सिर्फ इतना सा मतलब है, जिन बच्चों ने सिर्फ न्यूज़ पढ़ के छोड़ दिया ना इस क्वेश्चन को, या सिर्फ न्यूज़ सुन के छोड़ दिया कि 98 साल में इनका निधन हो गया ऐसा ऐसा करके, जिसने फ्राइडे को लाइक 29 को इनका निधन हुआ है, तो जिसने उस दिन छोड़ दिया और बाकी डिटेलिंग नहीं पढ़ी उनके लिए है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं और पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों मिला है। तो पहले तो इन्हीं की बात कर लेते हैं, ठीक है। पद्मश्री, ठीक है, और कौन सा है, पद्म भूषण, विभूषण तो पूछा ही है, ठीक है, तो पद्म विभूषण भी लिख लेते हैं एक बार। और भी काफ़ी सारे अवार्ड है, ठीक है, तो वो भी अभी देखेंगे। बाकी पहले मेन 3 अवार्ड्स की जो इन्हें मिले हैं, किस किस साल में मिले हैं वो देखते हैं। अगर मैं बात करूं पद्मश्री की तो 1967, 1972 और 1989, ठीक है। तो पद्मश्री में REE नहीं आएगा, I आएगा, माय मिस्टेक, ठीक है। तो पद्मश्री ने कब मिला है, पद्मश्री ने मिला है 1967 में, ठीक। पद्म भूषण मिला है 1972 में, और जो हमारा क्वेश्चन था कि पद्म विभूषण कब मिला है, तो वो 1989 में मिला है, यानी कि जो D आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता हैं, ठीक है, बहुत बड़े एग्रीकल्चरिस्ट आप कह सकते हैं, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं, ठीक है, थे मतलब, और इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन ये लेके आए थे। बेसिकली जो इन्होंने हेल्प की थी वीट, गेहूं और राइस, जो चावल और गेहूं पैडी उगाने वाले किसान थे, छोटे किसान, उनकी आय को बढ़ाने के लिए, ठीक है, यील्ड क्रॉप को बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी और ये हरित क्रांति लेके आए थे। इसके लिए आप MS स्वामीनाथन को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, दैट इज़ MS स्वामीनाथन, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ी सी और बात देख लेते हैं। तो 1925 में इनका जन्म हुआ था और अभी 98 साल की उम्र में इनका तमिलनाडु में निधन हो गया है। तो जैसे मैंने बताया था कि पैडी दैट इज़ वीट और राइस की जो खेती है उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत हेल्प की थी, और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने भी, UNEP ने भी इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी बोला है। क्या बोला है? फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। तो ये जो टर्म्स है ना कि किसने बोला, ये चीज़ याद रखना है। क्वेश्चन इसलिए है, यहाँ पे जितना भी मटेरियल लिखा है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसलिए लिखी गई है क्योंकि क्वेश्चन पूछता है, ठीक। उनको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में भी नॉमिनेट किया गया था। राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है कुछ लोगों को, तो उन्हें भी नॉमिनेट किया गया था एक ही बार, एक टर्म के लिए 2007 से 2013 की टर्म के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया था पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में, राइट। अब उन्होंने डायरेक्टर जनरल का पद संभाला है, किसका? ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों में वो डायरेक्टर जनरल के पद पे उन्होंने काम किया है। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन याद रखना। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरह भी काम किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, ठीक है। कब?
1979 में। कब? 1979 में। ही वॉज एन IAS ऑफिसर एज वेल, और वो पद उन्होंने छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज कि उन्हें लगा कि जो किसान हैं, जो देश है वो संकट में है, एंड ही वॉन्ट्स टू हेल्प, राइट। तो अब अवार्ड्स की बात करें तो पद्मश्री हम कर सके 1967, राइट। रमन मगर से 1971, पद्म भूषण 1972, एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड 1986, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्राइज 1987, पद्म विभूषण 1989, और HK फिरोदिया अवार्ड, लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड, इंदिरा गांधी प्राइज भी इन्हें मिला है, ठीक है। तो अब आपका होमवर्क क्या है, या अब आप क्या करेंगे, अब आप ये पता लगाएंगे कि ये अवार्ड इन्हें किस साल में मिले, ठीक है। HK फिरोदिया, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी प्राइज इन्हें कब कब मिला, ठीक। ये काम मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, एंड आई वांट कि आप इसको कमेंट में डालें, देखें और कमेंट में डालें, ठीक। अवार्ड्स देख लो, पढ़ लो, याद रखना, नहीं अगर कुछ याद हो दोबारा 2-3 बार इसी को देखोगे ना, इसी क्वेश्चंस को, तो याद हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को बैक करके पॉज करके, और याद रखना। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा स्टेट पितृपक्ष मेला मनाता है। पितृपक्ष मेला मनाता है बिहार स्टेट में बनता है पितृपक्ष मेला, गया बिहार में बेसिकली मनाया जाता है, ठीक है। ये फल्गु नदी है, फल्गु नदी के तट पर बेसिकली मैं लिख देती हूँ FALGU, फल्गु रिवर है, ठीक है। फल्गु रिवर गया बिहार में ये मनाया जाता है। श्राद्ध के बारे में आपने सुना होगा, नॉर्थ इंडिया में जो लोग रहते हैं, ठीक है, बेसिकली नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के जो लोग हैं दे आर मच अवेयर अबाउट श्राद्ध। तो पितृपक्ष जो महीना होता है जिसमें जो लोग हमारे प्रियजन जिनका देहांत हो चुका होता है, हम उनके लिए श्राद्ध करते हैं, ठीक है। श्राद्ध करते हैं मतलब बहुत लोग पूजा करवाते हैं, पाठ करवाते हैं, ब्राह्मणों को भोज होता है बेसिकली। इस पीरियड में, इस टाइम पीरियड में ब्राह्मणों को लोग अपने घर में बुलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, ठीक है। बहुत लोग पूजा भी करवाते हैं पितृदोष से, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जो नॉर्थ वाले बेसिकली बच्चे हैं वो अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि बहुत लोगों के घर में तो मनना भी स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। तो 29 तारीख से 14 तारीख तक, 14 अक्टूबर पितृपक्ष है, ठीक है। तो इसी टाइम पे ये मेला बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। और फिर 15 से हम बोलते हैं नवरात्र आ गए, राइट। तो ऐसे ही हिंदू कैलेंडर चलता है। अगर आप लोग थोड़ा अवेयर नहीं हैं तो आई जस्ट थॉट कि बता दिया जाए। तो बिहार करेक्ट आंसर है। और जहाँ तक बात रही रिचुअल्स की, वो परफॉर्म किए जाते हैं फाल्गु नदी पे। आफ्टर दैट एक स्पेशल प्रेयर ऑफर होती है विष्णुपद टेम्पल में, जो गया में ही है, ठीक है। किस पे? वेदास पे। जैसा मैंने बताया अभी आपको, 29 सितंबर से 14 अक्टूबर को ये जो है इस टाइम ड्यूरेशन में ये मेला ऑब्जर्व किया जाएगा, ये मेला होगा, ठीक है, मनाया मेला लगेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। किस नेशनल क्रिकेट टीम, कौन सी नेशनल क्रिकेट टीम, किस देश की नेशनल क्रिकेट टीम पहली ऐसी क्रिकेट टीम बन गई है जिसने 300 से ज़्यादा T20I दैट इज़ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 से ज़्यादा रन बनाए हैं? तो ये बनाए हैं नेपाल ने, ठीक है। एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स जो हुए हैं अभी उनमें नेपाल ने बनाए हैं 314 कुछ रन बनाए हैं, ठीक है। मंगोलिया के विरुद्ध बनाए हैं ये। अगर एशियन गेम की बात करें तो एशियन गेम्स जो हैं वो 1951 से स्टार्ट हुए थे और हर 4 साल में 4 ईयर्स में एक बार होते हैं, ठीक है। ये 2 बातें समझ आई। आगे देखें इसी के बारे में थोड़ा सा। नेपाल क्रिकेट टीम जो लीड कर रहे हैं रोहित पौडवाल, इन्होंने लीड की है नेपाल क्रिकेट टीम को, और इनकी टीम पहली ऐसी टीम बन गई है जिन्होंने 300 से ऊपर रन बनाए हैं T20 इंटरनेशनल मैच में,
ठीक है। 314 मैंने जैसे आपको बताया था मंगोलिया के विरुद्ध मनाए हैं, ठीक है। किसमें? 19वें एशियन गेम्स में, जो कहाँ पे हुआ है? जो चाइना में हुआ है, ठीक है। अगर 19वें एशियन गेम्स की बात करें तो ये चाइना में जैसे मैंने बताया हो रहे हैं। कब से कब तक? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ये चलेंगे, ठीक है। ये बेसिकली 22 के हैं बट अभी हो रहे हैं ड्यू टू कोविड, काफ़ी गेम्स और शेड्यूल हुए हैं बाद के लिए, राइट। तो 4 साल में एक बार मनाया जाता है। ऑर्गेनाइज करता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। एशिया के काफ़ी इम्पॉर्टेंट गेम्स में से आता है अगर एशियन रीजन की बात करें तो। और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है। 1951 मैं बता चुकी हूँ कि पहला गेम हुआ था और वो हुआ था नई दिल्ली में। पहला एशियन गेम नई दिल्ली में 1951 में हुआ था। तो अगर प्लेस पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए न्यू दिल्ली इज़ द प्लेस, राइट, 1951 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? याओगन 3304 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो ये जो सैटेलाइट है ना, ये चाइना ने लॉन्च किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो चाइना है, राइट। समझ में आया? कौन सी सैटेलाइट? सैटेलाइट का नाम याद रखना, याओगन 3304 एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट देखें, किस कंट्री ने अनरिवील की है उसकी पहली डोमेस्टिकली बिल्ड सबमराइन जिसका नाम है हाईकुन, ठीक है। हाईकुन का मतलब क्या होता है चाइनीज़ में? इसका चाइनीज़ में मतलब होता है माइथिकल सी क्रिएचर। लिख लेते हैं, ठीक है। क्या मतलब होता है? माइथिकल सी मतलब समुद्र, ठीक है, क्रिएचर, माइथिकल सी क्रिएचर। अब बताओ कि ये जो हाईकुन है दैट मीन्स माइथिकल सी क्रिएचर, इस नाम की सबमराइन, राइट, पहली डोमेस्टिकली बिल्ड सबमराइन किस देश की है? तो ये है ताइवान की, ठीक है। किसकी है? ताइवान देश की है। आगे चले, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने अभी हाल ही में ना लॉन्च किया है एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम भारत में। एंड्रॉयड ऐप पे बेसिकली एंड्रॉयड फ़ोन्स में दे हैव डन दैट फॉर एंड्रॉयड यूज़र्स, राइट। ऐप बनी है, ठीक, अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम इंडिया में गूगल की हेल्प से। अब वो पूछ रहा है ये गूगल ने किसके कोलैबोरेशन के साथ किया है? तो ये गूगल ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के कोलैबोरेशन के साथ किया है, प्लस NDMA दैट इज़ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेल्प से किया है, और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी होता है स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, राइट। तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, इनके भी हेल्प से किया है। तो तीनों की हेल्प से किया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ई होगा। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि करेक्ट कोड आपको बताना है कि किन तीनों के कोलैबोरेशन के साथ किया है। तो तीनों के साथ किया है तो ई आंसर होगा। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं NDMA की, दैट इज़ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, तो ये हेड करते हैं हमारे PM। इट इज़ हेडेड बाय PM, और अभी PM कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। मैं सिर्फ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात कर रही हूँ, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कोलैबोरेशन है, ठीक है, तीनों मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, और किसके? गूगल के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ है। इन तीनों के बीच में और गूगल के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ है। किसके लिए ये कोलैबोरेशन? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एफर्ट है ना, ताकि टाइम पे, समय पे अर्थक्वेक के बारे में पता चल जाए, उन प्रयासों में ये जो कोलैबोरेशन है वो बहुत हेल्प करने वाला है। ये एसीरोमीटर्स यूज़ करेंगे। एसीरोमीटर्स बेसिकली आप कह सकते हैं वाइब्रेशन मेज़र करता है, ठीक है। तो एसीरोमीटर यूज़ करेंगे एंड्रॉयड डिवाइसेस में, ताकि इनिशियल फेजेस पे अलर्ट्स भेज सकें। अच्छा, अलर्ट्स दो भागों में भेजे जाएंगे, एक बोलेगा बी अवेयर, ठीक है, एक बोलेगा टेक एक्शन। अगर बहुत लाइट है या नॉर्मल है तो इट सेज कि बी अवेयर, या आने वाला है तो इट सेज कि अर्थक्वेक आने वाला है, बी अवेयर।
एकदम से ऐसा है कि बहुत ज़्यादा क्विक का स्केल है, रेक्टर स्केल पे ज़्यादा है, तो इट सेज कि टेक एक्शन एंड रन और लाइक अपने आप को बचाओ, ऐसा कुछ इट विल डिस्प्ले, राइट। तो 2 टाइप्स के अलर्ट हैं। अगर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करूँ, मैंने बता ही दिया कि पीएम इनके हेड होते हैं, और जो 23 दिसंबर 2005 का एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट है उसके थ्रू ये बना है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन कमेंट किया करो, पता कैसे चलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि सेशल्स की कैपिटल क्या है। अब मैं ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछूंगी, क्योंकि मैंने स्टैटिक फॉर्म में इसको बना दिया। अब न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ थी MOU साइन हुआ है किसके बीच? जो इलेक्शन कमीशन है सेशल्स के, ठीक है, उनके बीच, और जो हमारे राजीव कुमार हैं, कौन है, प्लस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के और जो सेशल्स के हैं, उनके बीच एक MOU साइन हुआ है। क्यों ये MOU साइन हुआ है? ये MOU बेसिकली जो इलेक्शंस हैं, ठीक है, इलेक्टोरियल मैनेजमेंट है, और या उसका जो आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको बेसिकली बूस्ट करने के लिए, ठीक है, और स्ट्रेंथन करने के लिए ये MOU साइन किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कैपिटल पूछ सकता है, आपसे करेंसी पूछ सकता है, आपसे प्रेसिडेंट का नाम भी पूछ सकता है, और आपसे इलेक्शन कमिश्नर का भी नाम पूछ सकता है। सेशल्स के इलेक्शन कमिश्नर का नाम बताओ, ये भी पूछ सकता है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको हर MOU जब भी कोई साइन होता है किन्हीं 2 कंट्रीज़ के बीच में, तो आपको उस कंट्री के पर्टिकुलर कैपिटल, करेंसी, इन सब का नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर हम सेशल्स की बात करें तो विक्टोरिया जो है वो क्या है, कैपिटल है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साइन किया है, जैसे मैंने बताया। अच्छा, इनके जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सेशल्स के हैं, डेनी लूकस, ठीक है, और हमारे आप जानते ही हैं राजीव कुमार जी हैं। दोनों ने MOU बेसिकली पे उस पर साइन किए हैं ताकि इम्प्रूव किया जा सके इलेक्टोरियल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा मैंने आपको भी बताया, ठीक है, और ना शेयर्ड एक्सपीरियंस बेसिस, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज हो, हाउ इलेक्शन टेक प्लेस, उसका एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सारी चीज़ें वो भी दे कैन डिस्कस थ्रू दिस MOU, ठीक है। करेंसी की बात करें, विक्टोरिया कैपिटल देख ली। करेंसी की बात करें तो शेशॉलीज रुपए और बावल राम कलावन जो हैं इनके प्रेसिडेंट हैं। तो दोनों चीज़ आप याद रखेंगे, दोनों क्या, तीनों, कैपिटल भी याद रखेंगे, करेंसी भी, प्रेसिडेंट भी, ठीक है। और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ सेशल्स जिनका नाम है डेनी लूकस, इनका भी नाम याद रखना है। राजीव कुमार का नाम आपको याद ना हो, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको इंडिया के जितने भी मेन इम्पॉर्टेंट डेजिग्नेशन हैं उन सब पदों पे जो कार्यरत हैं उनके नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं किस महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने MOU साइन किया है PNB के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ, ताकि वो को फाइनेंस कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, जिनका अमाउंट, डेबिट अमाउंट है 55,000 करोड़ रुपए, ठीक है, अगले 3 सालों में, जो बेसिकली को फाइनेंस कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेबिट्स को, जिनकी वर्थ अराउंड 55,000 करोड़ है अगले 3 साल में। तो ये जो साइन किया है वो REC लिमिटेड ने किया है। REC अगर लिमिटेड की बात करें तो REC लिमिटेड एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, और इसने MOU साइन किया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये लोग क्या एक्सप्लोर करेंगे, पॉसिबिलिटी टू फंड द पावर सेक्टर, ठीक है, पावर सेक्टर को कैसे और फंड किया जा सकता है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी पे ये ध्यान देंगे थ्रू दिस MOU। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, लॉजिस्टिक सेक्टर पे भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन सब पे काम होगा, ठीक है। अगर एसोसिएशन की बात करें तो इट विल एसोसिएट ईच अदर इन को फाइनेंस
लोन जिसका अमाउंट क्वेश्चन में भी मेंशन था 55,000 करोड़ रुपए। पंजाब नेशनल बैंक नई दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। और अगर इसके एमडी और सीईओ की बात करें तो अतुल कुमार गोयल जी हैं। ठीक है, आगे चल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ सितंबर 2023 सितंबर 2023 तक पूछ रहा है कि कौन सर्व नहीं कर रहा है। ये नोट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सर्व नहीं कर रहा है, किसके तौर पे? डेप्यूटी गवर्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। अब डेप्यूटी गवर्नर 4 हैं, तो पूछा है कौन सर्व नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि इनमें से एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ गया है और उनका नाम है एम राजेश्वर राव जी। ठीक है, अब कौन कौन डिप्टी गवर्नर के तौर पे काम कर रहे हैं? तो टी रविशंकर जी कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया एम राजेश्वर राव जी का कार्यकाल 1 साल बढ़ गया है, तो ये तो डेफिनेटली डेप्यूटी गवर्नर है, राइट। अगर बात करें स्वामीनाथन जी की तो ये भी डेप्यूटी गवर्नर है और एमडी पात्रा भी डेप्यूटी गवर्नर हैं। ठीक है, तो कौन नहीं है? तो बीपी काउंगो नहीं है। ठीक है, यानी कि ई जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। बीपी कानूनगो जो है वो डेप्यूटी गवर्नर नहीं है, किसके? आरबीआई के। तो अपॉइंटमेंट्स जैसे मैंने बताई थी, अपॉइंटमेंट हुई है राजेश्वर राव जी की, एम राजेश्वर राव जी की 1 साल के लिए। ठीक है, 9 अक्टूबर 2023 से अपॉइंटमेंट इफेक्टिव होगी। पहले 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुई थी 2020 में, अभी अपॉइंटमेंट 1 साल और बढ़ गई है। चारों के नाम मैंने आपको बता दिए थे, चारों डेप्यूटी गवर्नर्स के नाम दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जी और एमडी पात्रा जी। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे लो ये तो यहीं तक था एंड वी आर डन विद टुडेज सेशन। वी विल बी मीटिंग यू टुमारो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।